जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो से हम नाइन्थ क्लास के जो टेक ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए वन शॉट लेक्चर स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें आज फिज़िक्स टेक की किताब है, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, और इसका जो पहला चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह वन शॉट लेक्चर में क्या चीज़ें होंगी, हमारे पास पहले टॉपिक एक पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके अंदर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखेंगे, और उनके बाद एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल होंगे। तो आपने पूरी वीडियो को लाजमी देखना और आपने दूसरे बच्चों के साथ लाजमी शेयर करना है। इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो 9th की और एक वीडियो 10th की इंशाल्लाह टेक ग्रुप की बनाया करेंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं बेटा। फिज़िक्स टेक का आपका पहला चैप्टर है तभी मुकदारें और उनकी पैमाइश, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इसका जो पहला चैप्टर है इसको हम पढ़ते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स को हम पढ़ते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं और इनकी हमने मेजरमेंट किस तरह करनी है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि ऊपर आ जाएँ तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ इस वाले जो टॉपिक में से हमने क्वेश्चन पढ़ना है जिसे हम कहते हैं कि साइंस की तारीफ़ पढ़नी है, ठीक है ना। किसकी तारीफ़ पढ़नी है बेटा, हमने किसकी तारीफ़ पढ़नी है, साइंस की तारीफ़ पढ़नी है कि साइंस हमारे पास होती क्या है, ठीक है ना। साइंस हमारे पास क्या होती है। साइंस वो इल्म है जो मुशाहदात और तजर्बात की बुनियाद पर अपने इर्द गिर्द दुनिया को समझने के लिए हासिल किया जाता है, ठीक है ना। द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड इज़ नोन एज साइंस, यानी कि वो मुशाहदा, वो तजर्बा जिसकी बुनियाद पर हम अपने इर्द गिर्द का जितना भी माहौल है, दुनिया का माहौल है, उसकी चीज़ों को हम समझें, उसको पढ़ें, उसको याद करें और उसके तजर्बे करें, इसे हम क्या कहते हैं कि वो साइंस है, ठीक है ना। तो साइंस की तारीफ़ हमने पढ़ी कि साइंस क्या होती है, कि वो मुशाहदा, वो तजर्बा जिसकी बुनियाद पर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को पढ़ें, इर्द गिर्द के माहौल को स्टडी करें, वो हमारे पास बेटा क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। तो साइंस की जो डेफिनेशन है वो बेटा यहाँ से लेकर आपने शुरू करनी है और यहाँ तक आपने ख़त्म करनी है। ऐसा इल्म या मुशाहदा या दिलायल तजर्बात के बना पर हासिल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वो साइंस है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी यहाँ से उर्दू से डेफिनेशन कर लेनी है और यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपकी इंग्लिश में डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब उसके बाद इसमें से साइंस की तारीफ़ हो गई आपकी, साइंस की तारीफ़ क्या होती है वो हमने पढ़ी। अब नीचे आ जाएँ कि फ़िज़िक्स का दायरा कार, स्कोप ऑफ फिज़िक्स, ठीक है ना। फ़िज़िक्स का दायरा कार, ठीक है ना, स्कोप ऑफ फिज़िक्स वो हम पढ़ते हैं। फ़िज़िक्स एक बुनियादी साइंस है जो कायनात के मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा का मुताला से ताल्लुक़ रखती है, जिस तरह कि मादा आपका मैटर है, आपकी हमारे पास यूनिवर्स है, आपका खुला, आपकी एनर्जी, आपकी स्पेस, आपका टाइम, आपकी रिलेशनशिप, आपकी इंट्रक्शन, ठीक है ना। ये इनकी तमाम चीज़ों को हम किस में शामिल कर रहे हैं, वो हमारे पास साइंस में शामिल कर रहे हैं, साइंस की फ़िज़िक्स की ब्रांच पर, ठीक है ना। यह मालूम करने की कोशिश है कि एटम से भी छोटे ज़रात से लेकर सबसे बड़ा सितारा और गैलेक्सी तक कायनात किस तरह रूबरू अमल में आई, यानी कि हमारे पास सबसे छोटे से छोटा ज़रात और सबसे बड़ा सितारा गैलेक्सी ये किस तरह वजूद में आई, ये सारा कुछ हमने फ़िज़िक्स की शाख में पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसको आपने याद रखना है कि फ़िज़िक्स की शाख क्या होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये हमारे पास क्या होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखिएगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास क्या होती है। वक़्त वाक़यात के तसलसल और दुरानिये की पैमाइश करता है, ठीक है ना। इसे चौथाई जहत समझा जाता है। मिसाल के तौर पर पेंडुलम की अरशाती हरकत के वक़्त के दौरान पर इंसार करती है जो अरशातों की फ्रीक्वेंसी मालूम करती है, ठीक है ना। तो आपने टाइम की डेलीटेशन आपने फाइंड करनी है ना। अगर आपका पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, उसकी आपने टाइम की डेलीटेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने जो फिनोमिना इस्तेमाल करना है वो आपका क्या होगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फिनोमिना होगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो रोशनी के जो सितारे हैं, बारी बारी अजसाम हैं, उनको हमने अगर स्टडी करना है तो उसकी एक शाख होती है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास जो छोटे छोटे ज़रात हैं उनका जो मुताला करना फ़िज़िक्स में उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो इसकी भी एक आपने डेफिनेशन याद करनी है क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है ना। तो ये आपके पास आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब उसके बाद आगे हमारे पास आ जाती है तभी मुकदारें और गैर तभी मुकदारें, फ़िज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं, फ़िज़िकल और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं। तभी मुकदारें, तमाम काबिल पैमाइश मुकदारें तभी मुकदारें कहलाती हैं। आल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़।
ऐसी मकदारें जिनको हम जिनकी हम पैमाइश कर सकें, अच्छे तरीके से पैमाइश कर सकें, उसे हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ या तभी मकदारें कहना है। मिसाल के तौर पर लंबाई को आप माप सकते हैं मीटर में, ठीक है ना, और उसके बाद मैस को आप माप सकते हैं किलोग्राम में, टाइम को आप सेकंड में पैमाइश कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? ये बेटा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाती है गैर तभी मकदारें, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो तमाम मकदारें जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती गैर तभी मकदारें कहलाती हैं। दी क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मयर्ड आर कॉल्ड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। जिसमें प्यार है, प्यार को आप, लव को आप पैमाइश तो नहीं ना कर सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। मोहब्बत है, उसको आप महसूस कर सकते हैं। उसके बाद आप डर है, उसको महसूस कर सकते हैं। एहसास है, उसको आप महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं? नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो ये आपने इसी तरीके से देखना है कि तभी मकदारें और गैर तभी मकदारें, फ़िज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि जिनको हम महसूस कर सकें या जिनको हम क्या कर सकें, मय्यर कर सकें। वो हमारे पास कौन सी है? तभी मकदारें। और जिनको हम मय्यर या मय्यर ना कर सकें पर महसूस कर सकें, वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ और गैर तभी मकदारें कहलाती हैं। तो इस टॉपिक में से आपने बस यही 2 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करने हैं। उसके बाद आगे आ जाती हैं बुनियादी और मखूज़ मकदारें। बेसिक एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं हमारे पास? बेसिक क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो ये हम पढ़ते हैं, ये कौन सी होती हैं? फ़िज़िक्स की बुनियाद तभी दुनिया की साइंस है जिसमें हमारा मुख्तलिफ मादी एशिया से वास्ता पड़ता है, ठीक है ना, जिन्हें तभी मकदारें कहलाते हैं। इन एशिया की पैमाइश, उनकी कुछ पैमाइशी खसूसियात की जाती है जिन्हें तभी मकदारें कहलाती हैं, जैसा कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, कैमियत, वॉल्यूम, डेंसिटी, वक़्त, टेम्परेचर वगैरह। ये कौन सी मकदारें हैं? ये बेटा तभी मकदारें हैं, ठीक है ना। ये कौन सी मकदारें हैं? बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम अच्छे तरीके से माप सकें या अच्छे तरीके से हमारे पास उन्हें क्या कर सकें, मकदारों को कलीदी हैसियत हासिल हो या जिसे हम माप सकें। वो हमारे पास कौन सी मकदारें हैं आपकी? क्या कहते हैं उसे? बुनियादी मकदारें या बेसिक क्वांटिटीज़। अब उसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज़ बेटा कौन सी होती हैं? बाकी वो मकदारें जिनकी तारीफ़ बुनियादी मकदारों की निस्बत से की जाती हो, यानी कि वो मकदारें जिन्हें हम बुनियादी मकदारों से अखीज़ करें या उससे हासिल करें, वो मखूज़ मकदारें कहलाती हैं या ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो इन दोनों की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, ये बुनियादी मकदारें और मखूज़ मकदारें क्या होती हैं। तो हम पढ़ते हैं। बुनियादी मकदारें वो मकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मकदारें मखीज़ की जाएँ, ये बुनियादी मकदारें कहलाती हैं। यहाँ हमारे पास दी क्वांटिटीज़ आर ऑन द बेसिक ऑफ अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सपेक्ट आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज़, जिसमें लेंथ है, मैस है। और मखूज़ मकदारें वो मकदारें जो बुनियादी मकदारों से हासिल की जाएँ, वो मखूज़ मकदारें या ड्राइव क्वांटिटीज़, जिसमें आपकी फोर्स और एरिया आ जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों की आपने डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाए बेटा जी। अब ये 2 चीज़ें आपकी अच्छे तरीके से हो गई। अब हमारे पास यूनिट होते हैं, एक हमारे पास बुनियादी यूनिट्स होते हैं और एक आपके पास मखूज़ यूनिट्स होते हैं। वो आप पढ़ते हैं यूनिट्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। ये तो हम ऊपर पढ़ लिया। अब ये एक आपने डेफिनेशन याद करनी है जिसे हम कहेंगे, ये कौन सी डेफिनेशन होगी बेटा? यूनिट की डेफिनेशन, ठीक है ना। मियारी मकदार को यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाए, पैमाइश के बेटा 2 हिस्से होते हैं, पहला इसकी अददी कीमत और दूसरा इसका यूनिट। कोई भी पैमाइश यूनिट के बगैर बेमायनी होती है। मिसाल के तौर पर मिसाल दे दें आपको, आ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अ नंबर एंड यूनिट्स। आ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज़ मीनिंगलेस। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, अगर आप दुकान पर जा रहे हैं, किसी शॉप पर जा रहे हैं, वहाँ शॉपकीपर है, दुकान वाला है, उससे आप कह रहे हैं कि मुझे 5 दे दो, ठीक है ना, 5 दे दो। वो कंफ्यूज हो जाएगा, यार आपको बार बार पूछेगा यार आपको 5 क्या दें, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे मुझे 5 किलो चावल या 5 किलो चीनी दे दो, तो उसको पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ चाहिए, ठीक है ना, ग्राम में चाहिए या किलोग्राम में चाहिए, ठीक है ना। तो जो यूनिट है वो बुनियादी हैसियत हासिल करता है फ़िज़िक्स के या आम ज़िंदगी में, और यूनिट के बगैर कोई भी चीज़ बेमायनी होती है, ठीक है ना। अगर आप कहें कि हमारे पास कोई आपसे टाइम पूछे तो आप बताएं कि टाइम आपका कितना हो चुका है, तो आप कहें कि 7 बजकर कितने मिनट हो चुके हैं? 30। 7 हो गए हैं, तो क्या कहेगा वो? 7 मिनट हो गए हैं, 7 घंटे हो गए हैं या 7 सेकंड हो गए हैं। तो अगर आप टाइम बताएंगे, 7 उसका यूनिट बताएंगे, तो उसको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी आपने डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है। अगर हम इसमें देखें तो ये डेफिनेशन ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपने अच्छे तरीके से डेफिनेशन याद कर लेनी है, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे आ जाती हैं जी हमारे पास
ये नीचे आ जाएँ तो यहाँ हम पढ़ेंगे 1.4 टॉपिक यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना, एसआई यूनिट। अब हमारे पास आपको पता है कि 1961 से पहले 1961 1961 से पहले हमारे पास हमारे मुल्क में, हमारी दुनिया में कोई भी यूनिट का इंतज़ाम नहीं था, कोई नाप तोल नहीं थी। पहले हमारे पास कोई नाप तोल का इतना निज़ाम नहीं था। तो उसके बाद 1961 के बाद 61 के बाद हमारे पास एक कमेटी बनी, इंटरनेशनल सिस्टम की कमेटी बनी, जिसमें मुख्तलिफ़ यूनिट्स को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को यूनिट दिए गए और हमारे पास एक 7 बुनियादी यूनिट्स आ गए और इसको हम यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। तो ये पढ़ते हैं वो 7 यूनिट हमारे पास कौन से थे, बुनियादी यूनिट्स, ठीक है ना। वो यूनिट, या अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें बुनियादी यूनिट्स की, तो वो आपको पता चल जाएगा। बुनियादी मकदारों के यूनिट्स को बुनियादी यूनिट्स कहते हैं, ठीक है ना। बुनियादी मकदारों के यूनिट्स को क्या कहते हैं, बुनियादी यूनिट्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये आपने द यूनिट ऑफ द बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट, और द यूनिट्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज़ यानी कि महफूज मकदारों को यूनिट को महफूज यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। अब यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, ऐसा सिस्टम क्या है कि यूनिट का ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया में अपनाया गया और ये सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स कहलाता है। और यूनिट की तारीफ आपको बता दी कि एक म्यारी मकदार जो तभी मकदार की पैमाइश के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम क्या कहते हैं कि ये यूनिट है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें से एक अगला क्वेश्चन भी बनता है कि साइंस की तरक्की में, अब नीचे यहाँ से भी नीचे आ जाए, साइंस की तरक्की में व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऐसा यूनिट हैव प्लेड इन द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की तरक्की में ऐसा यूनिट का क्या किरदार है, ठीक है ना। तो इस निज़ाम के राइज होने के बाद जो साइंसदान है अपने मुशाहदा और फ़नी मालूमात का तबादला कर सकते हैं कि आपके जो मुशाहदे हैं वो अच्छे तरीके से हो सकते हैं। अब ये हम पढ़ते हैं यहाँ से कि हमारे पास बुनियादी मकदारों के यूनिट्स कौन से होते हैं और महफूज के क्या होते हैं, ठीक है ना। बुनियादी मकदारें आपको पता है, लंबाई है, ठीक है ना, ये मीटर में होती है, ठीक है ना। आपने मीटर में लंबाई को मापना होता है, इतने मीटर कपड़ा दे दें, ठीक है ना। मैस है, ये आपका किलोग्राम में होगा, वक्त बेटा आपका सेकंड में होगा, और उसके बाद टेम्परेचर आपका केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट आपका एम्पेयर में, रोशनी की शिद्दत आपकी कैंडला में, और मादे की मकदार आपकी मोल में। तो ये आपकी मकदारें हैं, ठीक है ना, ये आपके उसके यूनिट्स हैं और इसकी अलामात हैं। तो ये कौन से यूनिट है, बुनियादी यूनिट्स हैं। अब उसके बाद महफूज यूनिट या ड्राइव यूनिट्स हमारे पास कौन से हैं, ये भी ज़रा मैं नीचे कर दूँ आपको पता चल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखिए, अब ड्राइव यूनिट्स कौन से होते हैं वो ज़रा हम देखें, जो हमें कहाँ से हासिल होते हैं, बुनियादी मकदारों से हमें ड्राइव यूनिट्स हासिल होते हैं। वो मिसाल के तौर पर उसने समझाया है। पहले पढ़ते हैं क्या है, एरिया, जिसका यूनिट क्या है, मुरब्बा मीटर, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है क्यूब मीटर, क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर क्यूब, स्पीड है मीटर पर सेकेंड, फोर्स है न्यूटन, प्रेशर का पास्कल, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, और एंगल का जाविया उसे रेडियन में मापा जाएगा। अब वो देखें, अगर आपने एरिया निकालना है, एरिया क्या है, महफूज यूनिट है, ठीक है ना, महफूज मकदार है। अब इसका आपने यूनिट निकालना है तो दो आपने लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करवाएं। ये कौन सी दो, लंबाई और चौड़ाई क्या है, ये बुनियादी यूनिट्स हैं। लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का यूनिट भी क्या होता है, मीटर। अब मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर या मरबा मीटर बन जाएगा। इसी तरह हमें पता चल गया जो आपके महफूज यूनिट हैं वो आपके बुनियादी यूनिट से हासिल किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है एसआई प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रीफिक्सेस हमारे पास बेटा क्या होते हैं, ये जी आ जाएँ प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन, ठीक है ना। इसको भी ज़रा मैं नीचे कर दूँ और आपको प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन दिखा दें। ये जी बेटा प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन है, वो अल्फाज या वो हरूफ जो यूनिट के शुरू में अजाफी तौर पर इस्तेमाल किए जाएँ उसे प्रीफिक्सेस कहते हैं, ठीक है ना। द वर्ड आर सिंबल, कोई भी अल्फाज या कोई भी सिंबल या कोई भी अलामत, ठीक है ना, एडिड बिफोर एसआई यूनिट, कोई भी एसआई यूनिट से पहले उसको यूज़ किया जाए उसे हम क्या कहते हैं कि वो बेटा जी प्रीफिक्सेस है। मिसाल के तौर पर किलो, ठीक है, सेंटी, डेकी, ये हमारे पास क्या हैं, ये प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है ना। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं कि जो हमारे पास किसी भी यूनिट के शुरू में अजाफी तौर पर इस्तेमाल किए जाएँ इसे हम एसआई यूनिट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ लेते हैं एसआई यूनिट्स, और ये 10 की पावर में होते हैं बेटा। किसकी पावर में होते हैं, ये मल्टीपल ऑफ 10 की पावर में होते हैं, ये आपने याद रखना है। अब अगर आप इसकी देखें प्रीफिक्सेस, ये आपके एटो, फेटमो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, किलो, मेगा, गीगा, टीरा, बीटा और एक्सा, ये प्रीफिक्सेस हैं, ये उसकी अलामात है, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये इनकी वैल्यू क्या है, एटो की 10 की पावर 10 माइनस की, फिर फिटमो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, इनकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है। तो जो हमारे पास अजाफी तौर पर इस्तेमाल किए जाएँ किसी भी यूनिट से पहले उन्हें प्रीफिक्सेस कहते हैं, और ये बेटा 10 की पावर में होते हैं। ये आपको क्या करते हैं, ये आसान तरीके से आपको पता चल जाता है।
अब ये इसकी अगर मिसाल में अगर इसमें उसने दी हुई है तो वो कहता है कि 5 के आगे ये बेटा कितने ज़ीरो हैं, इतने मीटर है, ये इसकी क्वांटिटी है। आप इसको पढ़ने के लिए आपको कितनी देर लगेगी, ये मुश्किल हो जाएगा। और आप इसको प्रीफिक्सेस में या 10 की पावर में ले जाएं, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यानी कि 5 के बाद कितने ज़ीरो हैं उसको 10 की पावर बना दो तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा ये ऐसा यूनिट्स। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मास के मल्टीपल और सब मल्टीपल्स। हमारे पास टेबल मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मल्टीपल और सब मल्टीपल की डेफिनेशन अगर हमारे पास हो तो हमें पता चल जाए कि मल्टीपल क्या होता है और सब मल्टीपल क्या होता है। चलिए इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये आपकी एक्सरसाइज में आएगा, तो एक्सरसाइज में हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया कि प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या होते हैं। आप उसके बाद आ जाते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। अब साइंटिफिक नोटेशंस क्या है, जिसको हम 10 की पावर में ले जाएं, कोई भी चीज़ है उसको अगर हम 10 की पावर में ले जाएं तो ये हमारे पास कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। अ नंबर एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10 कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन अगर मैं नीचे ले जाऊँ, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन ऊपर आ जाए तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है। कहता है कि वो तरीक़ाकार जिसमें अदाद को 10 की मुनासिब पावर या प्रीफिक्सेस के इस्तेमाल करते हुए लिखा जाए, इसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और ये 1200 लिखा हुआ है, अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जा रहे हैं तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो ये किस में चला जाएगा, ये साइंटिफिक नोटेशन में चला जाएगा, 10 की पावर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है कि साइंटिफिक बेटा नोटेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो ये ज़रा आ जाए साइंटिफिक नोटेशन। अब इसके न्यूमेरिकल भी होंगे आपकी एक्सरसाइज में, ये ज़रा नीचे आएँ। तो ये मिसाल दी हुई है, पहली मिसाल है कि इन दोनों को अगर आप प्लस करें, ये प्लस की मिसाल है, तो पहले आम जो हैं पावर्स के बगैर हैं उनको प्लस करें, वो इनका आंसर ये आएगा। फिर पावर वाले प्लस करें तो इनका आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरह करके आपने साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर में ले जाना, चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर आप ये चीज़ देखें कि आपका ज़मीन का जो फासला है तो वो आपका इतना है, इतने किलोमीटर है, अगर आप इसको पढ़ने लग जाएं तो ये मुश्किल है। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप हाइड्रोजन एटम का डायामीटर देख रहे हैं तो वो बेटा इतना है, और आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं तो 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 में हो जाएगा। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन का ये तरीकाकार है, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे आ जाएँ बेटा जी, तो साइंटिफिक नोटेशन के बाद आपकी आ जाती हैं, अगला टॉपिक आ जाता है बेटा एरर इन मेजरमेंट्स। अब आपने कोई भी मेजरमेंट्स करनी है, उसमें अगर आपके कौन कौन से एरर आ रहे हैं, कौन कौन सी गलतियाँ आ रही हैं, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। जब भी किसी आले पैमाने से किसी भी तभी मकदार की पैमाइश की जाती है तो वो मुकम्मल तौर पर सही नहीं होती, चाहे उसमें कुछ ना कुछ गलती का इम्कान होता है, ठीक है ना। या तो वो गलती आपकी पैमाइश करने में आ जाती है, या तो वो आपकी गलती इंस्ट्रूमेंट में होती है जो आज जिससे आप पैमाइश कर रहे हैं, जिस तरह के वर्नियर कैलिपर है, आपकी स्क्रू गेज है, मीटर रोल है, ठीक है ना, मैकेनिकल बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास मेजरमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब सबसे पहले हमने कौन सा एरर पढ़ना है, इंसानी गलतियाँ, ठीक है ना, ह्यूमन एरर। ये किसी शख्स की ज़ाती अमल की वजह से वक़ूफ़ होती हैं। जिस तरह कि अगर आप कोई भी मेजरमेंट्स ले रहे हैं, किसी स्केल के ऊपर आप रीडिंग पा रहे हैं, तो आपकी आंख है वो यहाँ से वहाँ चल जाए, या आप किसी भी चीज़ का वक़्त की पैमाइश कर रहे हैं तो स्टॉप वॉच को दबाने में थोड़ी सी देरी हो जाए, तो इससे भी आपकी जो है ना आपकी जो रीडिंग है वो सरअंदाज होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना होता है और इसको तवज्जो के ज़रिए आपने इन हालात को इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि आपकी ह्यूमन एरर बहुत आने के चांस होते हैं। इंसानी गलतियाँ, इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, तो वो बहुत सी गलतियाँ आपसे हो सकती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपकी आ जाती है बाकायदा गलतियाँ, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है ना। आगे आपकी आ जाती है बाकायदा गलतियाँ, ठीक है ना। बाकायदा गलतियाँ, ये ज़रा नीचे आ जाए। बाकायदा गलतियाँ एक जैसे हालात से ली हुई तमाम पैमाइशों पर यकसा तौर पर असरअंदाज होती हैं, ठीक है ना। अब सिस्टमेटिक एरर क्या होगा कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई गलती आ जाएगी, ठीक है ना। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक नहीं होगा, उसमें आपकी गलती हो जाए। जिस तरह का आपका वर्नियर कैलिपर है तो उसमें ज़ीरो एरर है, उसकी रीडिंग ठीक नहीं मापी जा रही, वो पुराना है, जंग लगा हुआ है, या कोई भी उसको मसला है, तो उसकी वजह से जो गलतियाँ आ जाती हैं वो आपकी सिस्टमेटिक एरर हैं या बाकायदा गलतियाँ हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाती है बेकायदा गलतियाँ। बेकायदा गलतियाँ रैंडम एरर। अब रैंडम एरर कौन कौन से होते हैं बेटा, ये जब एक जैसे हालात के तहत मुशाहदे को दोहराने से मुख्तलिफ पैमाइश हासिल हो तो उसे बाकायदा गलतियाँ कहते हैं।
मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि एक मरतबा अगर आपने रीडिंग ली है, ठीक है ना, तो वो आपकी आ रही है 30 ऑसिलेशन, ठीक है ना, एक वाइब्रेशन आ रही है 30 वाइब्रेशन। अब दूसरी मरतबा आप उसकी रीडिंग ले रहे हैं तो वो 25 आ रही है, तीसरी ले रहे हैं तो 26 आ रही है। तो हर दफ़ा ये मुख्तलिफ गलती आ जाए तो ये रैंडम एरर होता है, रैंडमली वो गलतियाँ आ जाती हैं। फिर उसको सॉल्व करने के लिए हम उसका क्या लेते हैं, औसत लेते हैं। और आपकी 2 मरतबा रीडिंग लिया तो दोनों को प्लस करके पर 2 पर डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास ये कहलाता है, ठीक है ना। तो इनकी डेफिनेशन या इनकी हमारे पास जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से क्या बनेंगे, ये जी हमारे पास बाकायदा और बेकायदा गलतियाँ हैं हमारे पास। जो ये नाकस आलात की वजह से बाकायदा और बेकायदा वो इंसानी हदूद या इसकी वजह से मुतवक्के हो जाए तो ये गलतियाँ होती हैं, तो ये हमने पढ़ ली। अब उसके बाद आ जाता है पैमाइश में या गैर यकीनियत, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, ठीक है ना। अब अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है कि आप उस मेजरमेंट से मुतफक्के नहीं हैं, आप उस मेजरमेंट से एग्री नहीं कर रहे, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं। देखें, गिनती के अलावा जब भी किसी तभी मकदार को मापा जाता है तो पैमाइश बिल्कुल सही कभी नहीं होती। कभी भी आले के ज़रिए पैमाइश में कुछ ना कुछ गैर यकीनियत, अनसर्टेनिटी आ जाती है, कुछ वजूहात की बुनियाद पर उनमें कोई ना कोई एक्यूरेसी नहीं होती। फ़र्ज़ करें कि हमें किसी सीधी लाइन की लंबाई मालूम करें, आमतौर पर मीटर स्केल या रूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी उसकी 10.3 आ रही है, कभी 10.4 आ रही है, कभी इतनी आ रही है, कभी इतनी आ रही है, तो इसकी वजह से आपको ये कोई ना कोई गलतियाँ आ जाती हैं, ठीक है ना बेटा। ये अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स होती है कि मेजरमेंट्स में आपको अनसर्टेनिटी आ रही है, कोई भी रीडिंग आपकी सही तरीके से नहीं आ रही, तो कोई भी उसमें एक्यूरेसी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये भी आपने अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन को भी याद रखना है कि हम गलतियों को अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, ठीक है ना, तो ये भी आपने इसको भी अच्छे तरीके से याद रखना है। अब उसके बाद अगला टॉपिक आपका आ जाता है बेटा जी साइंटिफिक फिगर्स या नुमायाँ हिस्से, ठीक है ना। अब साइंटिफिक फिगर्स या नुमायाँ हिस्से ये भी आपकी रीडिंग को या भी आपके काम को आसानी पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर किसी पैमाइश में सही तौर पर मालूम हिस्से बशमूल पहला मशकूक हिस्सा नुमायाँ हिस्से कहलाते हैं। आपके जितने भी हिस्से हैं उसमें जो आपका पहला हिस्सा है वो आपका नुमायाँ हिस्सा कहलाता है, साइंटिफिक फिगर कहलाता है। अब इसका बेटा रूल होते हैं, इसके रूल हमारे पास क्या होते हैं, ये ज़रा आपके रूल पढ़ लेते हैं। ये ज़रा ऊपर आ जाए, ये इसके रूल हैं। 2 नुमायाँ हिस्सों के दरमियान 0 नुमायाँ हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर 5.06 मीटर है। अब इन 2 नंबर्स के दरमियान कोई ज़ीरो आ रहा है, वो आपका नुमायाँ हिस्सा है, आपकी 3 तादाद है। पैमाइशी कीमत के बाएं तरफ 0 नुमायाँ हिस्सों में शुमार नहीं होते हैं। अगर आपकी पैमाइश है 0.0334 मीटर है तो ये हमारे पास बाएं तरफ है, तो ये जितने भी ज़ीरो हैं, ये जो भी नंबर है वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा, वो बेटा नुमायाँ हिस्से नहीं, ठीक है ना। अगर इशारिया हिस्से में दाईं तरफ 0 हो तो वो नुमायाँ हिस्से है, जिस तरह कि 2.40 मिलीमीटर है तो वो बेटा क्या है, नुमायाँ हिस्से हैं। अगर साइंटिफिक नोटेशन में अंदराज हो 10 की पावर में तो पहले तमाम अदाद नुमायाँ हिस्से में शुमार होंगे, ठीक है ना। यानी कि 10 वाले अगर 10 की पावर में है तो 10 वाला नहीं होगा, उससे पहले जितने हैं वो नुमायाँ हिस्सों में शामिल होंगे। तो ये नुमायाँ हिस्सों का पता चल गया आपको। 2 लफ्ज़ों के दरमियान अगर 0 आ जाए तो वो नुमायाँ हिस्से हैं, अगर बाएं जानिब आ जाए तो नहीं, अगर दाएं जानिब है तो फिर भी है, अगर 10 की पावर में है उससे पहले जो हिस्से हैं वो आपके साइंटिफिक फिगर्स हैं या आपके वो नुमायाँ हिस्से हैं। अब उसके बाद आखिरी टॉपिक है मेरे ख्याल में सही पैमाइश और दुरुस्तगी, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। अब प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी हमारे पास क्या है वो हम पढ़ते हैं। तभी मकदार की पैमाइश बिल्कुल दुरुस्त और सही होनी चाहिए। ये दोनों अलग-अलग तस्वीरात हैं जिनमें फ़र्क वाज़ा करने की ज़रूरत है। आमतौर पर सही पैमाइश से ऐसे समझा जाता है जिसमें मुख्तलिफ अफराद की पैमाइश यकसानियत हो, जबकि दुरुस्त पैमाइश वो हो जिसकी असल कीमत के बिल्कुल करीब हो। अगर आप देखें जो ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है वो ज़्यादातर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है ना, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब कुछ अफराद के नज़दीक 9.8 भी होती है और कुछ अफराद के नज़दीक 9.7 भी होती है। अब अगर आप देखें कि जी एक पैमाइश है, देखें कि आपको पता है, ज़रा देखें एक आपकी कोई भी चीज़ है उसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपने मुख्तलिफ 3 बंदे हैं, उनको कहा जी बेटा जी इनकी पैमाइश को आप इनकी चीज़ इस लकड़ी की या इस आले की पैमाइश आप कैलकुलेट करें। अब एक बच्चा कह रहा है कि इसकी पैमाइश कितनी है 5, ठीक है ना। दूसरा बच्चा कह रहा है इसकी पैमाइश है 9, तीसरा कह रहा है 9.5। अब आप किसकी मानेंगे? 5 वाले की तो कभी नहीं मानेंगे, अब 9 वाले की भी थोड़ी सी नहीं मानेंगे, 9 जो 5 वाला है उसकी मानेंगे।
तो इसे हम कहेंगे प्रियन एंड एक्यूरेसी, ठीक है ना। जो उस चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो उसको हम मानेंगे वो क्या है, प्रियन एंड एक्यूरेसी, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, प्रियन एंड एक्यूरेसी। अब उसके बाद अगला आपका टॉपिक आ जाता है बेटा राउंडिंग ऑफ दिस डिजिट। डिजिट को आपने राउंड करना है। राउंड का क्या मतलब है कि आपने उसको क्या करना है जी, उसकी क्या कहते हैं उसको, आसान तरीके से करना है। जिस तरह कि देखें वो ये ज़रा है 2.51 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, दो नुमाया इनसे हों तक लिखें। अब क्या है जी, ये पॉइंट है, इसके अंदर ही रहने दें, 2.5 रहने दें। अब जो 1 है ये हमारे पास पॉइंट के बाद वाला है, उसको आप ख़त्म कर दें, वैसे का वैसे लिख लें, ठीक है ना। और 3.46 है। अब अगला हिस्सा ये क्या नाम है, पॉइंट के बाद आपने 2 हिस्से लिखने ही लिखने हैं, पॉइंट के बाद आपने 2 हिस्से लिखने ही लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास राउंडिंग ऑफ डिजिट है, इतना इसका नहीं है लॉजिक। तो ये हमारे पास राउंडिंग ऑफ डिजिट है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। अब उसके बाद एक आपका क्वेश्चन है, आपकी यहाँ किताब पर बना है या यहाँ पर बना है, फ़िज़िक्स की शाखें। अब फ़िज़िक्स की कौन कौन सी बेटा शाखें होती हैं? फ़िज़िक्स की शाखें हैं मैकेनिक्स, हरारत और थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है ना, सूतियात, बसरियात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटिक मैकेनिक्स, अज़ियाफ़ाती मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, ज़राती फ़िज़िक्स, फल्कियात और स्लाइड स्टेट फ़िज़िक्स। तो ये आपकी फ़िज़िक्स की शाखें, ठीक है ना। तो इनको भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर बेटा। तो चलें एक्सरसाइज में हमारे पास MCQs हैं बेटा जी आपके, यहाँ से ज़रा इनके MCQs के आंसर देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला आ जाता है जी इसका 1 फेटमो इज़ इक्वल टू, 1 फेटमो किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻15 मीटर के। अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर बेटा किसका यूनिट होता है? फासले का, डिस्टेंस का। अगला है जी विच वन इज़ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, इसमें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी है? कलर। उसके बाद है दी 2 रॉड विद लेंथ 12.32 एंड 10.3 सेंटीमीटर आर प्लेस साइड बाय साइड, दी डिफरेंस ऑफ देयर लेंथ, इसकी डिफरेंस लेंथ की कितनी होगी बेटा? वो इसकी लेंथ की डिफरेंस होगी 2.021, ठीक है ना, ये होगी 2.021। इसको उर्दू में पढ़ते हैं, उसने क्या लिखा हुआ है? उसने लिखा है बेटा जी कि आपकी ये एक रीडिंग है, ये दूसरी लंबाई की 2 सलाखें साथ साथ पड़ी, इनकी लंबाई ये बेटा होगी, ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा कि दरअसल की दी गई लंबाइयों में कौन सी पैमाइश इस किताब के सफ़े की मोटाई को ज़ाहिर करती है? तो वो बेटा इसकी ज़ाहिर करेगी 1 × 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाएँ, इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कैन आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ बी बेस्ड। अब ज़रा इनको पढ़ लेते हैं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है गैर तभी मकदार की पैमाइश की जा सकती है? अगर जवाब है तो करें। गैर तभी मकदार या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम मेजरमेंट्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ से भी अगर मैं खोल लूँ इसकी एक्सरसाइज तो आपको पता चल जाए, ठीक है ना। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम मेजरमेंट्स को बेटा नहीं कर सकते। येस, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड इन डायरेक्टली थॉट प्रोक्से फिजिकल मेजरमेंट ऑन सिक्योरिटी। जी हाँ, गैर तभी मकदारों की पैमाइश की जा सकती है। इसके लिए सर्वे किया जा सकता है, मसलन किसी की लड़की की खूबसूरती का अंदाज़ा लगाने के लिए जजिया का पैनल मुंतखब किया जा सकता है, ठीक है ना। इसकी मेजरमेंट्स की आ सकती है किसी सर्वे के मुताबिक, ठीक है ना। अब उसके बाद अगला आपका है व्हाट इज़ मेजरमेंट्स नेम इज़ 2 टाइप्स। मेजरमेंट क्या होते हैं? तभी मकदारों की अददी कीमत का अमल करना, इसे मेजरमेंट्स कहते हैं। और एक हमारे पास अददी कीमत होती है और दूसरा इसका मियारी यूनिट होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन देख लें। उसके बाद अगला हमारे पास शॉर्ट आ जाता है जी वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट्स। किसी मकदार की पैमाइश के लिए एक यूनिट मुकर्रर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें वो बेहतर अंदाज में पैमाइश दे देगा और बेहतर अंदाज में उसको मज़ीद उसको अच्छे तरीके से हमें बता देगा। वो कहता है कि 3 बेस क्वांटिटीज़ और 3 ड्राइव क्वांटिटीज़ के नाम, 3 लंबाई, मास, वक़्त, ये बेस हैं, और मखूज़ फोर्स और वक़्त और एनर्जी। उसके बाद अगला जी आपका राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ SI बेस यूनिट्स, के बेस यूनिट्स की अलामात और उनके सिंबल लिखें। तो ये हमने लिख दिया, लंबाई मीटर है, मास का किलोग्राम, वक़्त का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट अपेयर, टेम्परेचर केल्विन, रोशनी की शिद्दत और मादे की मकदार। तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद प्रीफिक्सेस क्यों यूज़ किए जाते हैं? ये बड़ी से बड़ी और छोटी सी मकदार को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए। और 3 मल्टीपल और 3 सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस लिखें, ठीक है ना। तो 3 मल्टीपल और 3 सब मल्टीपल। मल्टीपल प्रीफिक्सेस कौन सी हैं? किलो, मेगा, गैगा
ठीक है ना। और इनकी अलामात और जो सब मल्टीपल है वो सेंटी मिली माइक्रो, तो ये सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस है, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो हमारे पास इसका शॉर्ट आ जाता है वो इसमें कहता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय। ये व्हाट इज़ मेंट बाय क्या है, 5 पी मीटर यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10 पिको, ये 15 नैनोमीटर, 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये माइक्रो है तो 10 की पावर 6, और ये भी माइक्रो है, ये भी 10 की पावर -6। तो ये आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है ना। आप इसके इसके देख लें आगे तमीरी फ़िक्री सवालात। तो तमीरी फ़िक्री सवालात में देख लें, जो आपका 5 रुपये का सिक्का है इसको हमने इसकी थिकनेस मल्टी करनी है तो ये मिलीमीटर में करेंगे, अगर बुक की लेंथ करनी है तो ये सेंटीमीटर में, अगर आपने फुटबॉल की फील्ड देखनी है तो मीटर में, और डिस्टेंस मापना है 2 सिटी के दरमियान तो ये किलोमीटर में, 2 रुपये का सिक्के का मास है तो वो ग्राम में, सिक्कों के बैग का वज़न है तो वो किलोग्राम में, क्लास की पीरियड का दुरानिया तो वो मिनट्स में, अगर कार के टैंक में भरे जाने वाला पेट्रोल का वॉल्यूम है तो वो लीटर में, आप 1 लीटर दूध को उबाले हैं तो वो वक्त दरकार करना है तो वो मिनट्स में करेंगे, ठीक है ना। अब इसके आ जाएँ जी आगे तमीरी फ़िक्री सवालात। पहला सवाल है व्हाट इज़ ऊपर वाला, वाई मेट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेट बी हेल्प टू अ टेलर। एक मुस्तद मेयारी पैमाइशी निज़ाम एक दर्जी के लिए कैसे मददगार हो सकता है, दर्जर के लिए इस तरह मददगार हो सकता है, वो लिबास बनाने में उसको दुरुस्ती होगी, मुस्तकिल मजाजी होगी और आपको पैमाइश करने में आसानी हो जाएगी। अगला है जी उसका, द एंड ऑफ मीटर स्केल इज़ राउंड आउट, वेयर विल यू प्लेस अ पेंसिल टू फाइंड द लेंथ। कहता है कि मीटर स्केल का सिरा खटा पटा हुआ है, पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप इसे कहाँ रखेंगे, आप इसे उस मुकाम से शुरू करेंगे जहाँ पैमाना भी वाज़िया होगा, ठीक है ना, उस यहाँ से आप शुरू करेंगे। अगला जी हमारे पास व्हाट इज़ बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज द मीटर स्केल, यानी कि किसी जिस्म की पैमाइश मालूम करने के लिए इसे पैमाइशी पैमाने के करीब रखना क्यों ज़रूरी है, ताकि आपके वजाहत तरीके से नज़र आ जाए और बड़ी आसानी से आपको वो चीज़ पता चल जाए और गलती का इम्कान भी ना रहे। अगला जी सजेस्ट सम, अगला नहीं, वाई आ स्टैंडर्ड यूनिट इज़ नीड टू मैयर अ क्वांटिटी। एक स्टैंडर्ड यूनिट या मेयारी यूनिट क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आपकी पैमाइश वो दुरुस्त हो जाएगी, मुस्तकिल मजाजी दुरुस्त और वाज़ा बातचीत हो जाएगी। अब अगला जी सजेस्ट सम नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना कौन से हैं, ज़मीन की गर्दिश, शमसी दिन और चाँद के मराहल, ये आपके वो हैं। अब उसके बाद ये आपके कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, तो ये आप अगर आप इंग्लिश मीडियम में इसके क्वेश्चन देख लें, इसके तमीरी फ़िक्री कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ठीक है ना, तो वो आपको पता चल जाए, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से आपके जो हैं वो देख लें। ठीक है जी, अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल की तरफ आ जाएँ, ठीक है ना। न्यूमेरिकल इसके 8 न्यूमेरिकल हैं वो हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रा हम इसको ओपन कर लेते हैं इनके न्यूमेरिकल को, ठीक है ना। सबसे पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकंड। नंबर ऑफ़ सेकंड आपने फाइंड करने हैं एक दिन में, एक वीक में, एक मंथ में। तो चलें शुरू करते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अब 24 घंटों में कितने मिनट होते हैं, 7, और 60 मिनटों में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। सबको मल्टीप्लाई करें 86,400 आ जाएगा। अब इनको साइंटिफिक नोटेशन में प्रीफिक्सेस में लिखें तो इसका आंसर आ जाएगा। अब एक वीक आ गया, तो एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिनों में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटों में कितने मिनट होते हैं, 60, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 604, 800 सेकंड। अब इनको साइंटिफिक में लिखेंगे प्रीफिक्सेस में तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब एक मंथ में आ जाएँ, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30। अब एक दिन में कितने घंटे, 24, 24 में कितने मिनट, 60, 60 में कितने सेकंड, 60 सेकंड। सबको करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ये आपके तीनों के तीनों आंसर आ गए। अब पहले का आंसर 86.4 किलो सेकंड, और उसके बाद अगला 604.8 किलो सेकंड, और 2.592 मेगा सेकंड। तो ये आपके हो गए। अब उसके बाद अगला है जी, वो कहता है जी आपने इनको साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना है आंसर्स को। प्रॉब्लम 1.1 उसी को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पहला जी 86,400, तो पॉइंट आपका इधर है, इसको 6 और 4 के दरमियान करें तो आपके कितने ज़ीरो, आपने कितने हिस्से मूव किए, 4, तो 10 की पावर 4, और यहाँ से आप 6 के दरमियान ले जाएँ तो 5 हिस्से मूव किए, 10 की पावर 5, और यहाँ से आपने आखिर से पॉइंट आपने 2 के दरमियान ले जाना तो ये 6 हिस्से मूव किए तो 10.6, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाए, वो कहता है कि इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करें और इन चीज़ों को डिवाइड करें। अब मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले देखें, इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाना है। अब मल्टीप्लाई करवाने के लिए सब प्लस करवाना है पहले, ठीक है ना। ये पहले
प्लस है, ये ऊपर वाला, हाँ पहले ये ऊपर वाला है, ठीक है ना, पहले प्लस करवाना है। ये पहले 4 और 4 को प्लस करवाएंगे, ठीक है ना, और 10 की पावर 1 को, और वहाँ रह जाएगी आपकी। अब देखें ज़रा, इसको करवाता हूँ। ये 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है, और ये 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है। तो यहाँ भी 4 बनाएंगे तो 10 की पावर 1 वहाँ ले जाएँ, ठीक है ना। अब क्या करें, ज़रा इधर आ जाएँ। अब किलोग्राम ये आपका दोनों में और 10 की पावर 4 भी दोनों में है, तो ये कॉमन ले लें। कॉमन ले लिया, आप 4 और 3 को और मल्टीप्लाई करवाएं 10 की शारिया 1, तो ये 0.3, और 4 और 0.3 को मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका आंसर 4.3 और 10 की पावर 4 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहला इसका हो गया पार्ट, ठीक है ना। अब दूसरा इसका पार्ट है, इसमें वो कहता है कि इसको माइनस करवाएं। माइनस करवाने के लिए वही देखिए 10 की शारिया 6 और ये 5 है, इसको भी 5 बनाए तो ये -1 कॉमन ले लें। अब -5.4 को मल्टीप्लाई करवाएं 10 के साथ, तो ये 54 बन जाएगा। अब 54 में से 3.2 माइनस करवाएं तो 2.66 माइनस का, और 10.5 आपका जो कॉमन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ये वाला न्यूमेरिकल हल हो गया। अब अगले में वो कहता है कि इसको क्या करें जी, माइनस वाला हो गया। अब इसको क्या करें, आगे में मल्टीप्लाई करता है। अब मल्टीप्लाई में 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा। अब 10 की पावर 4 है और ये 10 की पावर -2 है, ठीक है ना। अब ये 10 की 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, तो 1.5। अब 15, इसको भी ले जाएं पॉइंट यहाँ, तो यहाँ एक इंसान मूव करवाएंगे, 2 और 1 3, 10 की शारिया 3 मीटर। अब डिवाइड में करेंगे तो 6 और 3 को डिवाइड करें, और 10 की पावर 8, और ये 4 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, 3 2 6 और 8 में से 4 निकालें तो ये 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद अगला है जी, वो कहता है कि ऊपर वाले को डिवाइड और नीचे मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये आ जाता है। अब ऊपर हमने क्या करना है जी, ऊपर करें जी ये वाला 3 और ये 4 12, ठीक है ना, 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3, और नीचे से -2 ऊपर जाके -2 बन जाएगा, और नीचे 5, ठीक है ना। अब इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, ऊपर 3 और 2 5, 5 में से 2 निकालेंगे 3, और 12 पर 5 पर डिवाइड करें तो 2.4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ये भी हो गया। अब 6वां न्यूमेरिकल देखें तो उसके न्यूमेरिकल में आ गया जी, इसको आप इसमें बताएं जी आपकी कितने साइंटिफिक डिजिट हैं, तो आपको पता चल जाए नॉन ज़ीरो, ठीक है ना। ये बाएं जानिब है तो ये 0 नहीं गिने जाएंगे, 2 साइंटिफिक फिगर्स हैं। अब ये दरमियान में है तो ये गिने जाएंगे, तो ये 4, ये एंड पे हैं फिर भी गिने जाएंगे 3। अब ये 10 की पावर 4 से पहले जो है वो भी गिने जाएंगे, तो ये 4। उसके बाद आगे आ जाएँ, वो कहता है जिसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। पहले को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो ये 0 है, ये बाएं जानिब है तो पावर माइनस में हो जाएगी। ये पॉइंट को आप 3 के दरमियान लाएँ तो 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और इसको करेंगे तो ये पॉइंट 0 के दरमियान ले जाएँ तो कितने इनसे मूव करवाएंगे 2, तो 10 की पावर 2 और 2 4। अब नीचे वाला आखिरी है, इसको आपने प्रेफिक्सेस में लिखना है, तो प्रेफिक्सेस में लिखने के लिए ये 5 है आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और इसको मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में, सेंटी किसके बराबर होता है -2 के। अब -2 और 4 में से 2 निकालेंगे तो 2, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर, और इसको 500 आ जाएगा, तो 500 कितना होगा 0.5 किलोमीटर। अब नीचे वाला भी इसी तरह, उससे नीचे वाला भी आपका इसी तरह ही हो जाएगा। तो ये बेटा जी आपका फिज़िक्स टेक का जो पहला चैप्टर है वो बेटा जी आपका कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह आप इसको पढ़ें और अच्छे तरीके से इनको याद करें। इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएगा, और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।